अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स। तो आज डियर हम लोग जो है वो डिबियन एल्गोरिदम या इसको यूक्लिड्स थ्योरम भी बोलते हैं, ये थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम को मैं आप लोगों को पहले जो है वो इस थ्योरम की एग्जांपल्स दूंगा। मतलब यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम को स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरम बेसिकली क्या है। और इसके बाद जो है हम लोग मतलब आगे इसके प्रूफ वगैरह या उस तरफ जाएंगे। अच्छा, मैं पहले आपको याद करवा दूं कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के बारे में, उसके डिफरेंट रिजल्ट्स के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आप लोग काइंडली पहले वाले लेक्चर्स देख कर आएँ ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और काइंडली लेक्चर को जो है वो अगर आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, या चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले हम लोग इस डिविजनल एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। अच्छा, पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर इसके लिहाज से चलिए हम स्टेटमेंट को भी नहीं पढ़ते, हम लोग पहले एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास, हम छोटे होते क्लासेस में डिवीजन पढ़ते होते थे 2 नंबर्स की, उधर से निकल कर आया है ये डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हम लोग मिसाल है, हम लोग पहले पढ़ते थे कि डिवाइड करें जी 21 बाई, अब मिसाल है हम लोग क्या देते हैं 5, ये आप लोग फाइंड करें। ठीक है, हम लोग इसको डिवीजन को कैसे फाइंड करते थे, मैं इधर लिखता हूँ। हम लोग कैसे फाइंड करते होते थे कि हम लोग 5 को बाहर रख के 21 को अंदर रख के 5 4 ज़ा 20 और नीचे 1 रिमाइंडर। ठीक है, फिर हम लोग इस चीज़ के आगे फाइंड करते थे, ये आगे चलता चला जाता था। हम यहाँ 0, यहाँ 40 आ जाएगा, मतलब यानी कि 4.0 आ जाएगा, या 4.1 आई थिंक आएगा, सॉरी 4.2 आई थिंक आएगा समथिंग। लेकिन हमें आगे जाने की, डिवीजन एल्गोरिथम के लिए हमें इसके आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको रिमाइंडर बोलते थे। ठीक है, इसको आई थिंक डिवाइज़र बोलते थे, इसको आई थिंक अब मुझे इनका नाम याद नहीं है, आप नाम देख लीजिएगा। यानी कि अब इसको बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ इम्प्लाई ये करती है कि 21 लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1। आप देख लें 5, यानी कि इस इस चीज़ का मतलब ये है कि 21 की एक हमें बेसिकली यूँ मिल गई है, दूसरी नोटेशन मिल गई है। ठीक हो गया, इसके फैक्टर्स की फॉर्म में कह लें, या इसके मतलब यानी कि यूँ समझ लें कि फैक्टर्स की फॉर्म में जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा ना, वो एक किस्म का हमें मिल गया है। एज ए लीनियर कम्बिनेशन होगा नहीं, मतलब आप उससे रिजेम्बलेंस ले सकते हैं। तो अब डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि वो जो रिमाइंडर होगा ना, उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन लगाता है। और इसमें इसको आई थिंक कोशेंट बोलते हैं। तो इसको डिवाइडेंड इसको कोशेंट बोलेंगे, इसको डिवाइडेंड बोलेंगे, इसको डिवाइज़र बोलेंगे, और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमें ये बेसिकली कहता है कि हमारे पास जो 21 है ना, ये जो अंदर आया है, ये इस शक्ल में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसमें जो कोशेंट होगा वो भी यूनिक होगा, रिमाइंडर होगा वो भी यूनिक होगा। ये नहीं होगा कि कोशेंट 2 कोशेंट के लिए ये चीज़ ट्रू हो, या 2 रिमाइंडर के लिए ये चीज़ ट्रू हो। एक नंबर के लिए एक ही कोशेंट होगा, एक ही रिमाइंडर होगा। ठीक है, और रिमाइंडर के ऊपर भी कंडीशन है कि ये इस कोशेंट से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक हो गया, ये कंडीशन है उसके ऊपर। अब क्यों कंडीशन है देखें, अगर यहाँ पर रिमाइंडर इसके इक्वल हो जाता है, फिर तो रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर तो रिमाइंडर जब 0 बच जाएगा, फिर तो वो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पर चला जाएगा। देखें ना, मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, अब रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो 21 इज इक्वल टू 20, सॉरी जो है वो, अगर हम लोग मिसाल है इसको क्या देते हैं 5, तो ये मज़ीद और चला जाएगा। तो डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या थी कि ए डिवाइड्स बी, हम इसको क्या देते हैं बी इज़ इक्वल टू ए सी। अब ए सी प्लस रिमाइंडर होता था, लेकिन डिविजिबिलिटी की कंडीशन में हम चूँकि कहते होते थे कि यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे हम लोग मिसाल है 20/5 कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 20 है, ये 4 है, ये 20 है, और यहाँ पर 0, ये 0 रिमाइंडर। अब 0 को लिखते नहीं था, तो यहाँ काट के हम लोगों ने ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बना दी। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन की, ये बेसिकली जो डिवीजन एल्गोरिथम है, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन की जनरलाइजेशन है। ठीक है, आप लोग निकालें तो यानी यूँ भी कहा जा सकता है कि डिवीजन एल्गोरिथम से ही डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट आया है, जो कि हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते होते थे।
तो चलें अब एक एग्जांपल हम लोगों ने समझ ली है, आप लोगों को कुछ ना कुछ इस एग्जांपल से आइडिया हो जाएगा। मज़ीद जब हम थ्योरम के प्रूफ करेंगे और थ्योरम के प्रूफ के बाद हम लोग दोबारा इसकी एग्जांपल एक तो देखेंगे, तो आप लोगों को मज़ीद इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट को इसी से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को इस एग्जांपल से रिलेट करते हैं। वो कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स। हम लोगों ने ए और बी क्या लिए, 12, 21 और 5 भी इंटीजर्स, जिसमें ए ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। अब ए ग्रेटर दैन ज़ीरो क्यों है, क्योंकि ये डिवीजन में आता है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ए ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अब इस चीज़ को, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बिल्कुल भी मत समझिएगा। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि है वो डिवीजन एल्गोरिदम ही, लेकिन उसमें रिमाइंडर ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये एग्जांपल लिया, इसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं था, तो हम लोग ये ले सकते थे, ठीक है। विद ए ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये ए के रोल अदा करेगा 5, ए ग्रेटर दैन ज़ीरो, देन देयर एग्जिस्ट। तो उस वक्त एग्जिस्ट कौन से करेंगे, दो इंटीजर्स, ठीक है। तो दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, और वो इंटीजर्स, इस यूनिक वर्ड पर गौर करें, मैंने आपको बताया भी था कि ये यूनिक होंगे, यानी ये वजह जो रिप्रेजेंटेशन होगी यूनिक होगी। हम इसकी प्रूव करेंगे, इसको अभी डिटेल में देखते हैं। जिसमें क्यू और आर इंटीजर्स होंगे। क्यू क्या है, कोशेंट को क्यू से शुरू होता है, उसको रिजेम्बलेंस देने के लिए क्यू कह दिया, और रिमाइंडर आर से होगा तो उसको रिजेम्बलेंस देने के लिए आर से कह दिया, ठीक है। सच दैट बी इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर और वेयर आर। अब ये थ्योरम ये कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनकी डिवीजन हम लोगों ने देखी, ठीक हो गया। अब उनकी डिवीजन, अब रियल नंबर्स में तो हम जाएंगे नहीं, देखें हम लोग रिमाइंडर तक क्यों रह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर देखें, जब यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पर ज़ीरो आएगा तो यहाँ पर तो पॉइंट आ जाएगा ना, तो हमने पॉइंट में तो रहने नहीं है। हम लोग डिविजिबिलिटी की जो नंबर थ्योरी है उसमें तो हम इंटीजर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाले तो यहाँ पर इंटीजर रहेगा ही नहीं, जिसकी वजह से फिर यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। अब रिमाइंडर को, इस चीज़ को बताने के लिए एल्गोरिदम आ गया, ठीक हो गया। तो आप इस वजह से कह सकते हैं कि रिमाइंडर से हम लोग आगे नहीं गए, यानी कि हमने इंटीजर नंबर्स रखने हैं जहाँ पर इंटीजर, हाँ मिसाल है यहाँ पे 210 ही होता तो ज़ीरो उतार के यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता, 45 आ जाता। फिर हम लोग कह सकते थे कि रिमाइंडर ज़ीरो बना सकते थे, क्योंकि 5 टू 20 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब ये डिविजिबिलिटी की कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई है, तो फिर हम लोग कह सकते थे। लेकिन जब हमारे पास कोशेंट में, या ये मतलब ये कोशेंट होगा, यहाँ पर इंटीजर के अलावा कोई रियल नंबर बनता जाएगा, उसी वक्त हम लोग रिमाइंडर को रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो जिसकी वजह से हम यूनिक इंटीजर्स कह देंगे। और बी जो है, ये वाला जो अंदर वाला नंबर होगा, यानी जो ऊपर वाला नंबर होगा, ये हमारे पास एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है। वो रिप्रेजेंटेशन ये है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्यू और आर यूनिक हैं, तो अगर कंपोनेंट्स यूनिक हो तो उनका ओवरऑल कम्बिनेशन भी यूनिक हो जाएगा, ठीक हो गया। और आर पे कंडीशन मैंने आपको इसकी रीज़न बता दी थी कि ये ज़ीरो से बड़ा होगा और ए से छोटा होगा। अगर ए के इक्वल हम लोग करते हैं, क्योंकि आप यहाँ इनइक्वालिटी भी गौर करें, यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो है, तो कोई आप लोगों में से ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है ना, ये जहन में आ सकता है कि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन क्यों नहीं है। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन इस वजह से नहीं है, क्योंकि अगर आर ए के इक्वल हो जाए तो फिर तो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। जिस तरह मैंने इधर आप लोगों को एग्जाम्पल दी, अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा फिर तो वो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पर लग जाएगा, फिर रिमाइंडर का तो काम ही नहीं बनता यहाँ पर। जिस वजह से हम लोग फिर ए से छोटा लेते हैं, ए से बड़ा ले नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर ए से बड़ा लेके फिर वो बनता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि ए से बड़ा आ जाएगा। तो रिमाइंडर जब ए से बड़ा आएगा तो फिर वो इंटीजर वाली इस तरफ ही चला जाएगा ना। मतलब यानी कि यूँ समझ ले कि आप यूँ कह लें कि अगर ए को बड़ा ले लेता हूँ रिमाइंडर से, यानी यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 50, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, फिर ये तो आगे सॉल्व ही नहीं होता, ठीक हो गया। यानी कि ये फिर वही रिमाइंडर ही बच जाएगा, आगे ये सॉल्व भी नहीं होता। तो जिस वजह से हम लोग इसको फिर आर को ए से छोटा रख देते हैं। अब इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि वाक़यातन आर ए से छोटा ही होता है, यानी हम आर ए से बड़ा लेकर जो है लेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई कंट्राडिक्शन आ जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने स्टेटमेंट को डिटेल से समझ लिया। उम्मीद है मुझे कि मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि आप लोगों को थ्योरम की स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में पहले हम लोग एग्जिस्टेंस शो करवाएंगे, यानी कि बी इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है। पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे, यानी ये रिप्रेजेंटेशन और आर पे ये कंडीशन हो, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी यूनिक, यानी ये रिप्रेजेंटेशन पहले, फिर इस रिप्रेजेंटेशन की यूनिकनेस को हम लोग प्रूव करेंगे।
अच्छा, एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सेट ले लिया है एस बी माइनस ए के, जहाँ ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा, सो दैट बी माइनस ए के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि देखें अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करें अगर, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम बेसिकली हमें क्या देता है, रिमाइंडर्स ही देता है ना, मतलब बात तो रिमाइंडर्स की हो रही है, वरना तो अगर रिमाइंडर्स ना होते वो तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन काफ़ी थी हमें। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें यहाँ पर, वो क्या बनती है, आर इज़ इक्वल टू बी माइनस ए क्यू। अब रिमाइंडर के ऊपर हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम लोगों ने चूँकि ये रिमाइंडर के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हम लोगों ने ये सपोज कर लिया कि हम लोग पहले ऐसा एक सेट तो बनाते हैं जिसके अंदर ये वाले रिमाइंडर्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि ये बेसिकली रिमाइंडर्स का सेट हम लोगों ने कंसिडर किया है। ठीक हो गया। तो अब रिमाइंडर की इस इक्वेशन से दूसरी तर्ज ये बन जाएगी, मतलब इस तर्ज में लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने के क्यों लिया, क्योंकि के बिलोंग्स टू इंटीजर, अब रिमाइंडर एक नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा बनाने थे हम लोगों ने, तो इस वजह से के इज़ इक्वल टू 1 के लिए एक रिमाइंडर, के इज़ इक्वल टू 2 के लिए दूसरा, के इज़ इक्वल टू 3 के लिए तीसरा रिमाइंडर, इस वजह से ये एक पूरा सेट बन गया है रिमाइंडर्स का, यानी के को हमने वेरिएबल कर दिया ना। ए और बी को यानी यूँ कह लें कि ए और बी और के को वेरिएबल करके ना हम लोगों ने यहाँ पर एक सेट बना लिया कि डिफरेंट रिमाइंडर्स का सेट है, कि यानी कि अगर बी एक नंबर हो, यानी बी और ए दो नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स से पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने होंगे वो हम लोगों ने एक सेट बना लिया, और वो रिमाइंडर्स हमें पता है कि पॉजिटिव होते हैं, यानी हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि पॉजिटिव होते हैं। अभी हम ये प्रूव करेंगे कि ये सेट एग्जिस्ट करता है बेसिकली। अगर ये सेट एग्जिस्ट कर गया तो समझो कि बी की एग्जिस्टेंस हो गई। ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये वाले इन इन एलिमेंट्स का सेट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, और हम चूँकि आर रिमाइंडर था तो ये रिमाइंडर के इक्वल था, तो हम लोगों ने इस वजह से यहाँ सपोज कर लिया कि ये वाली जो टर्म है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो हमने सपोज कर लिया। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इस सेट को मतलब यानी कि अब इस सेट का ना हम लोगों ने बेसिकली ये करना है कि मिनिमल एलिमेंट फाइंड करना है, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट। देखें ना, रिमाइंडर क्या होता है कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसके आगे फर्दर अगर करें तो हमारे पास जो है वो हम लोग पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ में चले जाएंगे, यानी कि क्वोशंट पॉइंट्स वाले में हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसका मिनिमल एलिमेंट ऐसा फाइंड करेंगे जिसके लिए हमारे पास ये वाली रिप्रेजेंटेशन बने। ठीक है, ये मैं फिर बता देता हूँ कि हम लोग मिनिमम एलिमेंट इस वजह से फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर्स का सेट है, और रिमाइंडर जितना मिनिमम होगा हमारे पास, यानी यूँ कह लें कि रिमाइंडर मिनिमम होने का मतलब ये है कि उससे छोटा या उससे छोटा तो फिर वो ज़ीरो हो जाएगा रिमाइंडर, वो डिविजिबिलिटी की कंडीशन में चला जाएगा। और अगर उससे बड़ा ले लेते हैं हम लोग, यानी कि यूँ कह लें कि ए ले लें या ए से बड़ा ले लें, यानी आर लेस देन ए था ना, तो उससे इनइक्वालिटी अगर उलट करते हैं हम लोग, यानी कि ए से बड़ा आर ले लें या ए आर के इक्वल ले लें, ए आर के इक्वल ले लेते हैं, वो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बन जाएगी, वहाँ पे फिर आर रिमाइंडर तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम ए से बड़ा ले लेते हैं, वहाँ पर हमारे पास आगे वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से आप लोग यूँ समझ लें कि ये सॉल्व नहीं होगा, ये हमारे पास ऊपर रियल नंबर्स बन जाएंगे कोशेंट की जगह पर। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ऐसा मिनिमल एलिमेंट फाइंड करना है जिसके लिए वो इंटीजर्स ही रहें, मतलब सारे का सारा काम इंटीजर्स में रहे, रियल नंबर्स में ना जाए। तो उस मिनिमल एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें प्रूव ये करना होगा कि पहले तो हमें को एस को नॉन एम्प्टी प्रूव करना होगा, क्या वाकई कोई ऐसा एस एग्जिस्ट भी करता है, यानी कि यूँ कह लें कि क्या ऐसा एस में कोई ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट भी करते हैं जिस तरह की हम लोगों ने सपोज किए हैं। ठीक है। और फिर हम लोग ये प्रूव करेंगे कि एस जो है वो बेसिकली होल नंबर्स का सबसेट है। अब होल नंबर्स का सबसेट और नॉन एम्प्टी प्रूव करने को हम यूँ भी कह सकते हैं कि एस के ऊपर हमने वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी शो करवानी है। अब वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, वरना इंशाल्लाह अब रियल एनालिसिस के अंदर कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो ऑर्डर ऑन अ सेट या ऑर्डर वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी इन्हीं के बारे में आप क्लासेस शुरू करेंगे। तो मैं उसका लिंक भी जब मैं वो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा तो इंशाल्लाह मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर अगर डिटेल में इसके बारे में समझना हो तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी के बारे में एक जनरल सा बता दूँ, वो ये होती है कि एक सेट है, हम ये कहते हैं कि इस सेट के पास वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये होता है कि इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सब के सब का मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि इन मतलब जिस सेट को हम कह रहे हैं ना कि वो वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी रखता है, तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, पॉसिबल नॉन एम्प्टी सबसेट्स,
मैं क्या दोबारा मैं बता देता हूँ कि ऐसा सेट जिसके ऊपर हमने वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी शो करवानी है, उसके लिए हमें ये प्रूव यानी वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है कि एक सेट है जिसके ऊपर हम लोगों ने कह दिया कि वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी है, तो उस सेट के जितने भी पॉसिबल नॉन एम्प्टी सबसेट्स होंगे, नॉन पॉसिबल नॉन एम्प्टी सबसेट्स होंगे, वो क्या होंगे, मतलब यानी उन बाउंडेड बिलो होंगे, यानी मिनिमम एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो बाउंडेड बिलो होंगे। ठीक हो गया। तो अब इस बाउंडेडनेस का बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड अबव क्या होता है, सुप्रीमम इन्फीमम, ये इंशाल्लाह हम लोग रियल एनालिसिस में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंशाल्लाह कल से लेक्चर उस पर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके। तो ये वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, मिनिमल एलिमेंट को प्रूव करने के लिए हमें फिर उस सेट को नॉन एम्प्टी और किसी न किसी सबसेट का, किसी न किसी यानी कि यूँ कह लें कि नेचुरल नंबर के सबसेट का सबसेट बनाना पड़ता है, या यूँ कह लें कि नेचुरल नंबर्स का सबसेट बनाना पड़ता है। ठीक हो गया। क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट के पास वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी होती है ना, तो उसका जो भी सबसेट आएगा ना, जो भी छोटे से छोटा सबसेट भी ले लें, उसका मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। यानी कि यूँ समझ लें कि हमें एस को पहले नॉन एम्प्टी प्रूव करना है, फिर हमें एस को नेचुरल नंबर्स का सबसेट कह लें, होल नंबर्स का सबसेट कह लें, वो एक ही बात है। ठीक है। तो ये अब सबसे पहले हम लोग इसको नॉन एम्प्टी प्रूव करते हैं कि एस बेसिकली नॉन एम्प्टी है। देखें हम लोग क्या कह लेते हैं, एस के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं, यानी कि यूँ कह लें बी माइनस ए के। अब के वेरिएबल था, यहाँ पर के चेंज हो रहा था, क्योंकि के ऊपर हम लोगों ने इंटीजर्स में से प्रॉपर्टी लगाई है कि के क्या है, इंटीजर है। हम इस के को सपोज कर लेते हैं माइनस बी की मॉड, यानी बी का मॉड, ये बी का मॉड पॉजिटिव होगा और के नेगेटिव हो जाएगा। अब ये भी एक इंटीजर ही बनेगा, तो ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा। अब ये क्यों हम लोगों ने किस सेंस में ले लिया है, तो जिसने ये पहली दफ़ा ली होगी उसने किसी न किसी यूँ कह लें कि प्रोसीजर के साथ ली होगी, हमें उससे इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें सिर्फ ये इंटरेस्ट याद कर लें कि जो के है वो हमारे पास क्या होगा, माइनस बी का मॉड होगा। अब इस के की वैल्यू हम लोग पहले, यानी ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब इसमें माइनस ए को दोनों तरफ हम लोग लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लें या राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लें। हाँ, ऑर्डर ध्यान में रखना है कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे एक तरफ करें तो दूसरी साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे करेंगे। अगर एक तरफ यूँ कह लें कि राइट साइड पर अप्लाई करें तो दूसरी तरफ भी राइट साइड ही होगी। हम लोग इधर लेफ़्ट साइड देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि लेफ़्ट साइड पर है, वो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधा सीधा चलते हैं। यहाँ पर ए लेफ़्ट साइड पे था, तो हम लोगों ने इधर ए लेफ़्ट साइड पे रख लिया। माइनस ए के साथ हम लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इधर माइनस ए के ही रहा इधर। अब ये प्रॉपर्टी होती है रियल एनालिसिस की कि यानी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस इंटू माइनस जो है वो, यानी हम लोग छोटे होते पढ़ते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो ये एक प्रॉपर्टी है। इसके स्पेशल प्रूफ्स भी हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग उसी रियल एनालिसिस में ही सब कुछ ये चीज़ें पढ़ेंगे। इधर मैं इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि इधर इसका काम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाना लेक्चर, अभी काफ़ी डिटेल में होकर अभी इसका प्रूफ भी पढ़ा है मैंने, इसकी एग्जांपल्स भी करनी है, तो इस वजह से मैं उन प्रॉपर्टीज़ में नहीं जा रहा, तो सिर्फ उनका एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ। अगर आप लोग डिटेल में वक्त पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो ये आ गया। अब देखें यहाँ पर ये इक्वालिटी किस तरह बनेगी, यानी कि ये बेसिकली यूँ है, लेस देन बी का मॉड। अब लेस देन क्यों है देखें, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि 6 इक्वल है 3.2 के, 6 इक्वल है। अब इस चीज़ को इधर से रिलेट कीजिएगा, ये ए बी यानी 6 इक्वल है 3.2 के। अब अगर हम लोग 3 को इग्नोर कर देते हैं, मतलब 3 साइड पे निकाल देते हैं, तो यही आएगा ना हमारे पास 2। 3.2 2 से तो बड़ा ही है, तो इसका मतलब कि जो ही हम लोग इस प्रोडक्ट में से ए चूँकि पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हटाएंगे तो उसका और रूल बनेगा, वो अभी जहन से निकाल दें। सिर्फ पॉजिटिव नंबर का जहन में रखें फ़िलहाल, कि पॉजिटिव नंबर किसी भी इक्वालिटी में से हम निकालते हैं तो जो जिस साइड से निकाला है वो साइड मज़ीद छोटी हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ जिस तरह एग्जांपल है, इधर से 3 को आउट कर दिया तो ये 2 छोटा हो गया। इसी तरह हम लोग यहाँ ए, चूँकि हम लोगों ने स्टेटमेंट में कहा हुआ था कि ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस वजह से ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव होने की वजह से जब हम लोगों ने ए को इग्नोर किया तो ये साइड छोटी होगी, बी का मॉड। अब मॉड की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। देखें मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, जिस तरह एक्स का मॉड है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस दैन ज़ीरो होता है। अब देखें लेस दैन ज़ीरो, इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास
इस चीज़ का मतलब ये होता है, अब देखें मॉड पॉजिटिव टर्म होती है हमेशा। हम लोग कहते हैं कि -2 का मॉड इज़ इक्वल टू 2 है, तो जाहिर सी बात है 2 जो है ये वाला एक पॉजिटिव टर्म है। अब पॉजिटिव टर्म से नेगेटिव टर्म तो हमेशा छोटी ही होगी ना, यानी कि -2 का जो मॉड है इससे ये हमेशा बड़ा होगा -2 से। तो यही चीज़ इधर की है कि b का जो मॉड है वो बड़ा या इक्वल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर b 0 हो जाता है तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो b का मॉड जो है वो -b से बड़ा ही है। तो अब इस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, ए के इसके इक्वल था और ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो इसको जब हम लोग ए कंबाइन करेंगे तो -a के बड़ा हो जाएगा, माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू भी चल रहा है ना। एक चीज़ नोट कर लें, अगर इन दोनों में से कोई एक इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाली होती तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाली डोमिनेट कर जाती, क्योंकि इक्वालिटी वाली चीज़ें उसमें से निकल जाएंगी। इक्वालिटी वाली चीज़ें रिजल्ट को यानी कि यूँ कहने ख़राब कर सकते हैं, जिस वजह से हम लोग रिस्क लिए बिना कॉमन चीज़ें लेते हैं। तो क्योंकि अब उसमें और उसमें कॉमन चीज़ क्या होनी थी कि ग्रेटर देन वाली, तो इस वजह से वो चीज़ आ जानी थी। अब चूँकि इधर दोनों ही सेम है तो इस वजह से हम लोगों ने वो सेम ले लिया। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, बी को उधर ले गए तो वो बी माइनस ए के ग्रेटर देन 0 हो गया। जहाँ पर के की ये वैल्यू हम लोगों ने सपोज की थी ये आ गई, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसको क्या क्या लिया, सपोज हम लोगों ने क्या लिया, चूँकि ये रिमाइंडर्स का सेट था, रिमाइंडर ही था क्योंकि रिमाइंडर्स की दूसरी शक्ल थी, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब ये आर के इक्वल था तो आर यहाँ से ग्रेटर देन, इस चीज़ से यहाँ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि हम लोगों ने इस चीज़ को आर के इक्वल ले लिया, तो इसकी जगह आर पुट करेंगे तो यहाँ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक एलिमेंट कम अज़ कम हमें और ऐसा मिल गया है ए के अंदर जो ग्रेटर देन 0 है और इस शक्ल का भी है, ठीक है। तो जिससे हमारे पास यहाँ अप्रूव हो गया देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट आर ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर हम लोग ये भी लिख देंगे कि आर इसके इक्वल भी है, यानी इस शक्ल का भी है। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि एस नॉन एम्प्टी है कम अज़ कम, यानी एक तो हमें आर मिल गया ना। ऐसे कहीं हम लोग प्रूव करके के की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम लोग जो है वो प्रूव करके डिफरेंट बना सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ से हम लोग यूँ कह दें कि हमें एक ऐसा रिमाइंडर मिल गया है, तो कम अज़ कम एक मिल गया है। तो हम लोग अब एस तो नॉन एम्प्टी हो गया। अब अब एस की डेफिनेशन के ऊपर जाएं, जो एस हमने वो डिफ़ाइन किया हुआ था। अब एस की अगर आप लोग यूँ समझ लें कि जनरल वैल्यू थी वो या तो ज़ीरो हो सकती थी या ज़ीरो से बड़ी होगी, ऐसे ही है ना। यानी कि रहना इंटीजर्स में ही है, या तो ज़ीरो होगी। ये वाली चीज़ क्या बता रही है कि ए बी माइनस ए के अगर हम आर कहते हैं, अगर हम इसको आर कह लेते हैं, यानी हम इसको क्या कह लेते हैं आर, यानी आर की वैल्यू जो है वो या तो ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ी है। यानी रिमाइंडर या तो ज़ीरो है या तो ज़ीरो से बड़ी है। हमारा हम लोगों ने जिसकी जो डेफिनेशन सपोज की थी उस डेफिनेशन के मुताबिक इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं या तो ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है। यानी ज़ीरो भी एक एज अ एलिमेंट डील किया जाएगा ना। ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता कि नथिंग, ज़ीरो का मतलब होता है कि एलिमेंट सेट्स के अंदर। तो या तो ज़ीरो होगा रिमाइंडर या ज़ीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये होल नंबर्स का सेट हम लोग कहा जा सकता है, क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 अप टू 1। तो अगर ज़ीरो होगा तब भी उसका सब सेट है। अगर डब्ल्यू के इक्वल भी हो सकता है ये एस, तो वहाँ पर फिर हम लोग प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स में चले जाते हैं। उसको अभी फ़िलहाल वो दूसरी बहस है, उसको फ़िलहाल जेन में से निकाल दें। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोगों ने प्रूव क्या कर लिया, एस को नॉन एम्प्टी भी प्रूव कर लिया और एस को होल नंबर्स का सेट। अब इसको नेचुरल नंबर्स का भी सेट कह सकते थे, लेकिन नेचुरल नंबर्स का सेट इस वजह से नहीं कहा क्योंकि यहाँ पर ये ज़ीरो के इक्वल भी आ सकता है, तो ज़ीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको जनरली होल नंबर्स का सेट कह दिया, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारे पास दो चीज़ें प्रूव कर ली। अब यानी कि वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी थी, एस नॉन एम्प्टी है और एस होल नंबर्स का सेट है, वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब एस का मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमें अब क्या चीज़ मिल गई कि एस का मिनिमल एलिमेंट मिल गया। हम लोग वो अपने पास से कह लेते हैं कि वो आर है, वही आर है जो हमारे पीछे सपोज करते हैं, वही आर हम लोगों ने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोगों ने क्या, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ सपोज कर लेना तो जनरल रिजल्ट में फ़र्क ना पड़े, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं विदाउट लॉस। अब देखें ना, अब इसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, अब हमें नहीं पता उन 10 में से कौन सा मिनिमल है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी अगर मिनिमल ले लेंगे तो वो मिनिमल आ सकता है। तो इस वजह से हम लोग को जनरलिटी पे लॉस नहीं आएगा। इस वजह से हम लोग कह देते हैं कि ये मिनिमल एलिमेंट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम आर ही कह देते हैं। अब आर चूँकि एस में से बिलोंग कर रहा है और ये याद रखनी है, या कि जाके इसी प्रॉपर्टी पे कंट्राडिक्शन आएगी एक जगह पर।
आर इज़ मिनिमल एलिमेंट, यानी कि आर से छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, यानी हम लोग ट्रूथ बना चुके हैं कि आर से छोटा एलिमेंट एस में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब नाउ एज आर बिलोंग्स टू एस, अब आर की शक्ल हम लोगों ने पीछे किधर दी थी, किस तरह की दी थी, आर हम लोगों ने इसके बराबर सपोज किया था, तो यहाँ से फिर दोबारा आर। अच्छा, अब यहाँ पर ना क्यू आ गया। अब क्यू क्यू किस वजह से आया है देखें। अब एक में 10 वैल्यूज़ हैं, उन 10 के लिए हम लोगों ने के डिफ़ाइन कर लिया, के इज़ इक्वल टू 1। मिसाल है, मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को, जनरल में हम लोग मिसाल देखते हैं। एक सीक्वेंस है, उसके अंदर एस एक सीक्वेंस है, उसके अंदर A1 A2 अप टू सो ऑन A10 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको दूसरी नोटेशन में लिखना चाहें, हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, इज़ इक्वल टू ए के, जहाँ पर हम के इज़ इक्वल टू 1 टू अप टू सो ऑन 10 तक हम लोग कह देंगे, ऐसे ही कह सकते हैं ना। तो अब हमारे पास क्या है, के ऊपर डिफ़ाइन हो गया कि के 1 से लेकर 10 तक आ सकता है। अब इस सेट का हमने मिनिमल एलिमेंट देख लिया। हम लोगों ने कहा कि ए जो थे ना, मिसाल है हम लोग कह दिया था कि A1 वो हमारे पास इस सेट के अंदर या इस सीक्वेंस के अंदर सबसे छोटी टर्म है, A1 जो है। ठीक है, यानी कि विद 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी, कुछ भी हो सकती थी, लेकिन हम लोगों ने अपनी जनरली के लिए आसानी के लिए कह लिया कि जो पहली टर्म है ना, वही सबसे छोटी टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर के स्पेसिफाई हो गया है, 1 सबसे छोटा था ना, तो 1 उस पर स्पेसिफाई हो गया। और यहाँ पर इस इनमें से 1 से लेकर 10 में से, यानी 1 2 3 अप टू सो, ये जो इंडेक्स 10 थे, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ही होगा ना, सारे तो नहीं होंगे, तो इसका मतलब फॉर ऑल की बात नहीं आएगी, फॉर सम की बात आएगी यहाँ पर, कि इनमें से कोई एक। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये बात की गई है कि चूंकि आर मिनिमल एलिमेंट है, तो हमने क्यू एक स्पेसिफिक एलिमेंट ले लिया के की, यानी कि के की जगह पे, और फॉर सम का यूज़ कर लिया कि इन इंटीजर्स में से किसी के लिए तो ये चीज़ ट्रू होगी ना, तो हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए इसको क्यू कह लिया। तो क्योंकि क्यू कॉन्स्टेंट था, तो हम लोगों ने क्यू कह लिया। अब इसको दूसरी तरफ ले गए, तो बी इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, इसको 1 कह दें, इसका यूज़ होगा आगे, इसको 2 कह दें आप लोग। अब ये वाली चीज़ क्या बता रही है कि बी की इस तरह की रिप्रेजेंटेशन तो एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ तो बता रही है हमें। ये हम लोगों ने उन पिछली चीज़ों से प्रूव करके आ चुके हैं कि इसका क्या है हमारे पास, मतलब इसकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन तो है। अब हम लोगों ने अब हम लोगों ने इसकी ये रिप्रेजेंटेशन तो प्रूव कर ली है। अब ये चीज़ रहती है, अब ये हम लोग प्रूव करेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब ये हाफ तो हमें आर की डेफिनेशन से ही है, यानी आर एस में है, तो एस की डेफिनेशन के मुताबिक एस के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो वाले एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ से चूँकि आर एस का एलिमेंट है, तो आर ग्रेटर दैन ज़ीरो तो हो जाएगा। यहाँ से इसका ये वाला हाफ पार्ट तो यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक हो गया। तो अब जो सेकंड हाफ पार्ट है आर लेस दैन ए, ये हम लोग जो है वही कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम लोग ये लेट कर लेंगे कि आर ए से छोटा नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये रिमाइंडर है वो क्वोशंट से, यानी ये वाला जो था, हम लोगों ने सपोज़ यहाँ पे ये कर लिया कि जो 10 है ना, ये 5 से छोटा नहीं है। तो 10 अगर 5 से छोटा नहीं है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ पीछे बचती है ना, कि या तो इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कह लिया कि दिस इम्प्लाइज आर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ए। तो ये एक उधर ले गए, आर माइनस ए ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो इस आर माइनस ए को हम लोगों ने एक नया नाम दे लिया R1 का। अब ये क्यों दिया, इसकी आपको समझ आ जाएगी। अब इस चीज़ इन दोनों को कंबाइन किया जाए, तो अगर इसकी जगह R1 लगाया जाए, तो यहाँ R1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक हो गया। अब R1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अच्छा, अब इस बट को फ़िलहाल निकाल, और अभी ये भी पता है कि इस चीज़ से देखें ना, अब ए पॉजिटिव नंबर है। अब हमारे पास क्या होता है कि मिसाल हम ले लेते हैं कि 6 इज़ इक्वल टू या 5 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2, ये हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, जिस तरह ये कहा हुआ है कि चलें इधर नेगेटिव वाली है, तो हम लोग नेगेटिव वाली ले लेते हैं। मिसाल है, हम लोग कह लेते हैं कि 5 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3, ये हम लोग कह लेते हैं, इससे रिलेट करें। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों ने R1 का नाम दिया है, ये R1 है,
ये आर है और ये ए है, ठीक है। तो ए तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो है ये इस 8 से तो छोटा ही होगा ना, यानी हम ये इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं ना कि 5 इज़ लेस देन 8। तो वही चीज़ की हुई कि R1 इज़ लेस देन आर। ये R1 हो गया, ये R हो गया और ये ए हो गया। तो ए को जब हम लोग किसी पॉजिटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर माइनस होगा तो ये वाला तो इससे बड़ा ही होगा ना। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये कह दिया। हम दोबारा इसी चीज़ को लेके आए, चूँकि R1 इसके बराबर था। अब मतलब ये वाली चीज़ इसकी वजह से हुई है, ये वाली चीज़ इसकी वजह से हुई है। अब ये क्यों हुई है मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। अब R1 को दोबारा हम लोग देखेंगे, R1 इज़ इक्वल टू R माइनस ए। अब R की वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 में निकाली हुई है कि R की वैल्यू B माइनस ए क्यू है। और यहाँ पर ये जहन में रखें कि R इज़ आ मिनिमल एलिमेंट, यानी सबसे छोटा एलिमेंट है। यानी जो इधर से वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी वैल्यू आएगी सॉल्व करके, क्योंकि हम लोग यहाँ R कौन सा ले रहे हैं, सबसे छोटा। तो इस आर से को सॉल्व करके जो सिंप्लीफिकेशन आएगी वो भी सबसे छोटी होगी। उसके बारे में बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि हम छोटी चीज़ को यूज़ करके एक रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसका मतलब जो नया रिज़ल्ट बनेगा वो भी सबसे छोटा ही होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पुट किया, इधर पुट किया। अब इसको हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए एक्स कह दिया, आप Q+1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वही रिप्रेजेंटेशन बनेगी रिमाइंडर वाली ही, लेकिन वो R1 के लिए बनी है। अब ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, R1 तो R से छोटा है। और ये वाली चीज़ हमें ये बता रही है कि R की शक्ल किस किस्म की है, B माइनस ए एक्स की। और ये R1 जो है ये ग्रेटर देन 0 B है। तो S की डेफिनेशन क्या थी कि उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट आने चाहिए, एस के अंदर इस तरह के एलिमेंट आने चाहिए। अब R1 इस तरह का है, यानी कि R1 की वैल्यू आप लोग देखें तो वो क्या है, B माइनस ए एक्स। तो इधर इसका मतलब कि फॉर सम इंटीजर x ये इसके बराबर तो है और पॉजिटिव भी है, तो R S में बिलोंग कर गया। बट अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या आई, अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन ये आएगी कि R1 तो R से छोटा है, लेकिन R मिनिमल एलिमेंट है। तो R से छोटा एलिमेंट तो S में होगा ही नहीं। बट ये प्रूफ क्या हम लोग कर चुके हैं कि R1 R से छोटा होने के बावजूद भी S में है। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ जाएगी इस फैक्ट से कि R मिनिमल एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि हमारी जो सपोजिशन थी ये वाली, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब कि R जो है वो ना तो A के इक्वल है, ना A से बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ से R A से छोटा होगा। ठीक हो गया। तो अब अगर हम लोग इस चीज़ को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा कि R A 0 से बड़ा भी है और A से छोटा भी है। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस प्रूव होगी। पहले हम लोग इसकी यहाँ पर ये प्रूव कर चुके थे कि B की A ये वाली शक्ल है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि R के ऊपर ये कंडीशन है। इसका मतलब कि हमारे पास इस थ्योरम की एग्जिस्टेंस तो प्रूव हो गई कि ये थ्योरम वाक़तन एग्जिस्ट तो करता है। अब इसकी यूनिकनेस हम लोगों ने प्रूव करनी है। यूनिकनेस बहुत आसान है। देखिए, किसी भी चीज़ को सिंगल प्रूव करना है उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप ये सपोज़ कर लें कि कंट्रोडिक्टरी वो चीज़ें दो हैं, या तो आप सपोज़ ये कर लें कि मतलब वो दो चीज़ें सपोज़ करके उन दो चीज़ों को इक्वल प्रूव कर दें, तब भी हो जाएगा। हम लोग दूसरा तरीका लगाया। हम लोगों ने कहा कि दो इंटीजर्स थे, तो हमारे पास Q1 और Q2, R1 और R2 ये चार इंटीजर्स, चार इस वजह से हैं क्योंकि थ्योरम के अंदर हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर थे। हमने दो कोशेंट ले लिए और दो रिमाइंडर ले लिए। अच्छा जी, तो हम लोग कोशेंट ले लेंगे और रिमाइंडर ले लेंगे। हम लोगों ने दो कोशेंट लिए, दो रिमाइंडर लिए, उसके लिहाज से दो इक्वेशंस बन गई। तो अब देखें इन दोनों इक्वेशंस की क्या है, दोनों साइड ये वाली इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल रखी जा सकती हैं। यहाँ से इनको हेरा फेरा किया तो ये A × Q1 माइनस Q2 और ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन देखें डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रही है। वो क्या कह रही है कि Q1 माइनस Q2 भी इंटीजर Q2 भी इंटीजर, इनका डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब कि एक इंटीजर इंटू सम एरिया आ रहा है। तो इसका मतलब कि ए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर R1 माइनस R2 को डिवाइड करेगा। बट ये चीज़ें देखें, इन इन दो में देखें तो यहाँ पर R1 भी ए से छोटा है, R2 भी ए से छोटा है। तो अगर एक नंबर, दो नंबर से एक नंबर से छोटे हों तो उन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, उसी नंबर से छोटा होगा। वो कैसे देखें, मिसाल है, हम लोग कहते हैं कि 2 इज़ लेस दैन 3 और 1 इज़ लेस दैन 3। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 माइनस 1 कर लें या 1 माइनस 2 कर लें, ये दोनों के दोनों लेस दैन 3 ही होंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने इनके डिफरेंस
को कर लिया लेस देन ए, इनका डिफरेंस लेस देन ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को ट्रू होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ देखें ना, अब कोई भी नंबर अपने बड़े नंबर को डिवाइड तो नहीं करेगा, वो इनके छोटे नंबर को डिवाइड तो नहीं करेगा। वो फिर छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे, वो 0 पॉइंट में आ जाएगा आंसर। जिस तरह हम लोग मिसाल ले लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं कि 5/9, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो हम लोगों ने पॉइंट्स वाली तो टर्म्स लेनी नहीं है, हमें इंटीजर्स लेने हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को ट्रू होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक कंडीशन बनेगी। वो क्या बनेगी कि ये ज़ीरो, अगर ज़ीरो हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज़ में, डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ पढ़ी है कि कोई भी इंटीजर है वो ज़ीरो को डिवाइड लाजमी करता है। तो इस वजह से सिर्फ इस चीज़ को ट्रू होने के लिए, क्योंकि r-r2 - r1 जो है वो a से छोटा है, तो इस चीज़ को ट्रू होने के लिए r1 r2 को, इस डिफरेंस को ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से फिर अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर r1 और r2 इक्वल हो जाएंगे। अब r1 और r2 जो हैं ये दो इक्वल नंबर्स हैं। अब यहाँ से रिमाइंडर्स तो इक्वल प्रूव हो गए कि रिमाइंडर डिफरेंट नहीं है, रिमाइंडर वो एक ही है। तो अब इस चीज़ को हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a इंटू Q1 - Q2 ज़ीरो हो जाएगा। तो a तो नॉन ज़ीरो नंबर है, क्योंकि a ग्रेटर दैन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ज़ीरो है, a तो ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि Q1 - Q2, क्योंकि दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है और एक ज़ीरो नहीं है तो दूसरा ज़ीरो होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो इधर से क्वोशंट्स भी इक्वल आ गए। तो हम लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया कि अगर हम लोग एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो क्वोशंट और रिमाइंडर वो सेम आ जाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड की बजाय यहाँ पे दोबारा बेशक वो यूनिकनेस, इस वजह से प्रूव, यूनिकनेस कंक्लूड ये करती है कि क्वेश्चन रिमाइंडर सेम हो गए, तो वहाँ पर प्रूव हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।